हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 8 के इतिहास को देखेंगे। तो इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अध्याय 10 में है राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसका हम 2 पार्ट पढ़ चुके थे। राष्ट्रवाद का उदय पढ़ चुके थे और जो स्वतंत्रता आंदोलन 3 चरणों में हुआ था उसे भी हम पढ़ चुके थे। तो ये सारी चीजें हमने 2 पार्ट में पढ़ा था और बंगाल का विभाजन भी देखा था, द्वितीय चरण देखा था। तो ये सारे चीज हम पढ़ चुके थे और आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्यों अगस्त क्रांति कहा जाता है? क्योंकि अगस्त महीने में हुआ था। कब? 1942 को 8 अगस्त में। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई कहा जाता है। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें ये अंतिम लड़ाई था और ये काफी महत्वपूर्ण भी था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। तो उन्होंने जनता को कहा कि करो या मरो, या तो करो या फिर मरो, लेकिन हमको अंग्रेजों से गुलामी से भारत को मुक्ति कराना ही होगा। और ये जो करो या मरो नारा था, इसका तात्पर्य था कि देश की जनता की आजादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम अपनी आजादी लेकर ही रहेंगे। महात्मा गांधी सहित राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अरुणा, आशफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। भूमिगत होकर मतलब छुपकर इसको सपोर्ट किया, इसका नेतृत्व किया, इसके जो प्लानिंग थे वे सारे किए, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से ना आकर छुपकर लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। इस आंदोलन में युवाओं और किसानों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। छात्र भी अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर आंदोलन में टूट पड़े। सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। कई जगहों पर लोगों ने अपनी सरकार गठित कर ली। हालांकि देश के कुछ प्रमुख राजनीतिज्ञ व संगठन इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। कुछ लोग इसमें शामिल नहीं थे, उनका अपना एक संगठन था, उनका अपना आंदोलन था। आंदोलन में लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो उस समय जो भी क्रांतिकारी होते थे वे जब आंदोलन करते थे तो अंग्रेज उनको पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे, जबकि 1000 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। तो अंग्रेज जो सिपाही थे उनके जो फायरिंग हुआ था उसमें लगभग 1000 लोग मारे गए इस आंदोलन में। यद्यपि इस आंदोलन को वे दबा नहीं पाए, परंतु इसके आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। उन्होंने प्रयास किया कि इसको दबा दिया जाए, लेकिन ये ऊपर से तो लग रहा था कि इसको दबा दिया गया, लेकिन ये आंदोलन जो था वो देश की लोगों को और ज्यादा जागरूक करने का काम किया और ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गई कि अब वे ज्यादा दिन तक भारत में शासन नहीं कर पाए। तो ये जो आंदोलन था, इतने लोगों को उन्होंने मारा, सजा दिया, उनको लगा कि वे इस आंदोलन को दबा दिए, लेकिन वो जो आंदोलन था उसका जो मुख्य लक्ष्य था उसको वे दबा नहीं पाए और आंदोलन जो था वो और ज्यादा बढ़ा। और अंग्रेजों को भी समझने में देर नहीं लगी कि अब उनका यहाँ से बोरिया बिस्तर गया। स्वतंत्रता और विभाजन। मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में देश के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? वे चाहते थे जो भारत का पश्चिमी उत्तर भाग है वहां मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य हो। तो इस मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने अपना प्रस्ताव रखा 1940 में और इस प्रस्ताव में विभाजन का जिक्र हो। अपना अलग राज्य मतलब क्या? विभाजन होना। तो ये किस ओर संकेत करता है? पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र
बनने की ओर संकेत करता है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है गांधी जी के साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं और ये आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड, तो झारखंड की क्या भूमिका थी भारत छोड़ो आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर रांची में 9 अगस्त एवं जमशेदपुर में 10 अगस्त में हड़तालें हुई। तो वो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके सपोर्ट में पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, तो उसी तरह इसमें जो झारखंड था वो भी अछूता नहीं था। तो जो रांची में प्लानिंग करके 9 अगस्त को और जमशेदपुर में 10 अगस्त को हड़ताल किया गया। इस आंदोलन में झारखंड की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें सरस्वती देवी, शैलबाला राय, अन्नपूर्णा देवी, फातिमा बीबी प्रमुख थी। तो पुरुषों ने जितना हिस्सा लिया उसी तरह महिलाओं ने भी अपना भागीदारी इसमें शामिल किया। आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में लाकर रखा गया। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग राष्ट्रीय जो केंद्रीय कारावास था उसमें जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल से भाग गए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी को भी हजारीबाग के जेल में रखा गया था और उन्होंने क्या किया, वहां से अपने 5 साथियों के साथ मिलकर वहां से वे भाग गए, जेल तोड़कर भाग गए। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को क्लेमेंट एटनी ने सत्ता संभाला। 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। तो ये जो संविधान बनाने का सिलसिला था ये भारत आजाद होने से पहले से ही ये शुरू हो गया था। तो ये जो संविधान की सभा का स्थापना था वो 1946 में ही हो गया था। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 15 फरवरी 1946 को ही संविधान सभा की स्थापना हो गई थी। 24 मार्च 1946 को मिशन दिल्ली पहुंची। जो मिशन तैयार हुआ था कैबिनेट मिशन वो दिल्ली पहुंची। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, परंतु अंतरिम सरकार की योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। लेकिन उनका जो योजना था इसको किसने विरोध किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनका जो मुस्लिमों का क्या होगा, एक अलग राष्ट्र होगा। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया। संविधान का चुनाव भी स्वतंत्रता के पहले ही हो गया। तो इसमें कांग्रेस को 296 में 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। कम सीटें मिलने से बौखलाकर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट योजना को अस्वीकार कर दिया। तो ये जो संविधान गठन करने के लिए चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को तो काफी सीट मिले, 296 में से 208 सीट थे कांग्रेस को मिले, लेकिन जो मुस्लिम लीग थे उनको बहुत कम सीटें मिले। और जब मुस्लिम लीग ने देखा कि उनकी सीटें काफी कम हो जा रही, मतलब उनका बहुमत कम हो जा रहा है, और उन बहुमत कम हो जा रहा मतलब उनका पार्टिसिपेशन कम हो जा रहा है, उनका जो पावर है वो कम उनको लग रहा था। तो इस कारण वे इतने बौखला गए कि क्या होगा पता नहीं भविष्य में, कि हमारे सीटें तो कम हो जा रही है। तो इससे बौखलाकर उन्होंने जो कैबिनेट योजना की जो प्रति आई थी, रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और यही कारण बन गया दंगों का। ठीक है, मुस्लिम लीग के सपोर्ट के कारण क्या हो गया, जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे, और 1948 से पहले भारतीयों को आजाद करके उन्हें सत्ता सौंप देंगे। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया।
इस कारण मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे के लिए अपने आंदोलन को तेज कर दिया। तो मुस्लिम लीग को लगा कि यहाँ पर कांग्रेस को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और उनके सीट कम होने के कारण शायद उनके अधिकार कम हो जाएंगे, और इसी अंदेशे से जो मुस्लिम लीग थी वे भारत का बंटवारा करने पर अड़ गई कि हमको भी अलग देश चाहिए, हम भारत के साथ मिलकर नहीं रह सकेंगे। तो माउंटबेटन ने जब भारत के वायसराय का पद संभाला तो उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से तत्काल समस्या पर चर्चा की और भारत के विभाजन को स्वीकार करने का अनुरोध किया, और जिसे कांग्रेस के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग के नेता चाहते थे कि भारत का विभाजन हो और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बने, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसको रिजेक्ट कर दिया। और इस समस्या के अंतिम हल के लिए माउंटबेटन लंदन गए और पुनः भारत आने पर एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। और ये जो समस्या था इसका हल करने के लिए जो माउंटबेटन थे वे लंदन गए, फिर वहां कुछ विचार विमर्श के बाद फिर वापस आए और अपना योजना प्रस्तुत किया, और वो योजना कहलाया माउंटबेटन योजना। और इसी के आधार पर देश का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारत तो इससे पहले क्या था, पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था, लेकिन इसी माउंटबेटन योजना के तहत क्या हो गया, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और इससे एक दिन पहले पाकिस्तान नया देश बना। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमकी की जरूरत होती है। तो भगत सिंह और उनके साथियों का कहानी आप जानते ही हैं। तो क्रांतिवादी जो थे ये राष्ट्रवादी, औपनिवेशिक शासन और अमीर जो शोषक वर्ग से लड़ने के लिए ये मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो SSRA के सदस्यों ने ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करके सैंडर्स नाम के पुलिस अफसर की हत्या कर दी, और उनके जो साथी थे राष्ट्रवादी BK दत्ता के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में क्या किया, बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। तो बहरा किसे कह रहे हैं, ब्रिटिश अंग्रेजों को बहरा कह रहे हैं। विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से वे अवगत कराना चाहते थे, और इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। देखिए ये भगत सिंह हैं, कितने ये जो देश सपूत हैं कितने हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाकर भी भारत माता को आजाद करने का प्रण लिया था। विभाजन के बाद क्या हुआ, देश के विभाजन के बाद भारत को कई तरह की चुनौतियों का सामना पड़ा। तो बंटवारे के कारण क्या हो गया, जो 80,000 शरणार्थी जो थे वे भारत आए, तो अलग अलग राष्ट्र में बंट गया। पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। तो कुछ लोग क्या थे, पाकिस्तान से भारत आने लगे। तो लगभग 80 लाख जो लोग थे वे शरणार्थी के रूप में भारत आने लगे। तो उनके आवास, रोजगार की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा चुनौती था। और इसके अतिरिक्त 500 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलकर क्या करना था, चुनौतियों का सामना करना था। और पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने की कोई भी योजना नहीं थी, क्योंकि कई धर्म के लोग थे भारत में, बहुत सारी जातियों के लोग थे। तो इतने तरह की विभिन्नताओं के बाद भी भारत में क्या था कि इसको किस तरह से एकता के सूत्र में बांधा जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। देशी राज्यों को भारत संघ में मिलाने में सबसे प्रमुख भूमिका अदा की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और
विविधता में एकता लाना एक बड़ी चुनौती थी। तो लंबे विचार विमर्श के बाद देश की कानूनी व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देश विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ? हिंदू मुस्लिमों में भीषण दंगे होने लगे। पीड़ितों को राहत पहुंचाने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के सामने। कांग्रेस ने वादा दिया था कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण होगा, परंतु समय के साथ यह असंभव सा लगने लगा। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी अपने अपने राज्यों के निर्माण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भारत में बहुत सारे भाषा भाषी लोग हैं और यदि प्रत्येक भाषा के साथ अलग अलग राज्यों का स्थापना किया जाए तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो सबसे ज्यादा आक्रोशित थे तेलुगु भाषी के क्षेत्र के लोग। वे आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन करने लगे और अंत में सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य का गठन करना पड़ा। अन्य भाषाई राज्यों के लिए भी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और भारत के विकास के लिए आधुनिक तकनीक एवं औद्योगिक विकास की आवश्यकता थी, तभी देश का विकास हो सकेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। तो आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। तो देश तो आजाद हो गया था, लेकिन इसमें काफी सारी समस्याएं आ रही थी देश को सुचारू रूप करने के लिए, इसकी सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए। तो ये जो योजना आयोग था ये समाप्त होकर वर्तमान में नीति आयोग बना दिया गया, जिसे हर 5 वर्ष के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती थी। मतलब 5 वर्ष के लिए उनको योजनाएं बनाना पड़ता था। तो स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भी जो भागीदारी थी बहुत ज्यादा थी। तो पहले जो महिलाएं घर में रहती थी वे भी बाहर निकलकर पुरुषों की समानता में आकर देश को आजाद कराने के लिए वे भी एकजुट होकर आगे आने लगी। तो सभी जितने भी आंदोलन हुए सब में महिलाओं ने काफी योगदान दिया। तो उनमें बहुत सारी महिलाओं का नाम अविस्मरणीय है। तो इसके बाद और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिनके बलिदान को, जिनकी द्वारा किए गए कार्यों को इतिहास याद करने की करेगा, क्योंकि इतिहास में उन महापुरुषों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि उनका भी भारत माता को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था। तो उनमें एक थे सुभाष चंद्र बोस। समाजवादी विचारधारा रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी नेता थे सुभाष चंद्र बोस। अहिंसा के गांधी जी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वे नरम दल के नेता थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे और वे गांधी जी के आदर्श अहिंसा को नहीं मानते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का वे सम्मान भी करते थे। तो जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए वे सिंगापुर पहुंच गए। सुभाष चंद्र बोस भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया और 1944 में वे आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया भारत को आजाद कराने के लिए, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो सका। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मामला भी चलाए गए। तो देश भर में तमाम उन लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ कई संघर्षों में हिस्सा लिया। तो इस तरह से आजाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए टाना भगत का आंदोलन। तो टाना भगत का आंदोलन जनक क्या था? जतरा भगत का जन्म, जो टाना भगत आंदोलन थे इसके जनक थे जतरा भगत और इनका जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत चिंगरी नवाटोला गांव में।
सभी टाना भगत का एकजुट करके 1914 में टाना भगतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। टाना भगत ने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांव कस्बे में जाकर हड़ताल को सफल बनाया। नागरमल मोदी, गुलाक, नारायण तिवारी, जानकी साहू, चंद्रपूर्ण, रामचंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में टाना भगतों को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन शीघ्र ही झारखंड के गांव-गांव, कस्बों तक पहुंच गया। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में कांग्रेस का सर्वत्र प्रचार हो गया था। लोग विदेशी वस्तुओं का त्याग करने लगे थे और स्वदेशी अपनाने लगे थे। टाना भगत गांव में आश्रम स्थापित करने लगे और अपने को गांधी दर्शन में समर्पित कर दिया और वे लोग क्या गांधी जी के आदर्शों पर चलने लगे। स्वयं गांधी जी ने स्वीकार किया कि उनके सारे शिष्यों में टाना भगत सर्वोत्कृष्ट हैं। टाना भगत हजारों की संख्या में 1922 ईस्वी में बिहार के गया कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पैदल ही पहुंच गए। तो देश की आजाद कराने में टाना भगतों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो टाना भगत जो आंदोलन था वो झारखंड में विशेषकर चला था। तो उस समय बिहार झारखंड का हिस्सा था, झारखंड बिहार का हिस्सा था। रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो 19-20 मार्च को क्या हुआ था, 1940 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की 53वीं वार्षिक अधिवेशन हजारीबाग जिले के रामगढ़ में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के सभापत्य में हुआ था। तो मौलाना अब्दुल कलाम के सभापत्य में हजारीबाग के जो रामगढ़ है वहाँ 53वां वार्षिक सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ अभी नया जिला बन गया है। तो विशाल पंडाल कलात्मक ढंग से सजाया गया था और प्रतिनिधियों को आराम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था था। तो आवश्यक अभियंत्रण कार्य रामजी प्रसाद वर्मा की देखरेख में किए गए थे। जल आपूर्ति की अच्छी व्यवस्था थी, बिजली प्रबंधन था और चरखा संघ के तत्वावधान में एक खादी प्रदर्शनी भी लगी थी और स्वागत समिति की ओर से एक स्मारिका निकाली गई थी। 14 मार्च को गांधी जी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सभा स्थल को मजहर नगर नाम दिया गया। तो जो सभा स्थल था उसको मजहर नगर नाम दिया गया और विशाल निर्वाचनी समिति की बैठक 17, 18, 19 मार्च को की गई और पहले दिन राजेंद्र बाबू ने भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। 27 जो संशोधन प्रस्तुत किए गए उसमें 14 वापस ले लिए गए और 13 मतदान के बाद भारी बहुमत से गिर गए। इसके बाद गांधी जी का भाषण हुआ। रामगढ़ कांग्रेस ने अधिवेशन के दौरान ही अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन के सभापति थे सुभाष चंद्र बोस और यही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में। तो ये सारी घटना बताने का उद्देश्य फॉरवर्ड ब्लॉक के जन्म के बारे में बताना था। तो इसी तरह से बहुत सारे सपूतों को अपना प्राण त्याग करना पड़ा भारत माता को आजाद कराने के लिए। तो उसी में से थे वीर लखन नायक, तो उनको भी फांसी दे दी गई थी। 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुए पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को घाव के कारण भी मर गए थे, चोट लगा था और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले के जेल में भेज दिया गया था। तो उसी में से जो लखन नायक थे तो अपनी फांसी के बारे में चिंतित वे नहीं थे, उनको भी फांसी दे दी गई थी लेकिन वे उस पर चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। तो आजादी का जो सुबह है, हमारा देश आजाद होगा तब वो सुबह में वे
अब उसका जो उगता हुआ सूरज उसको वे नहीं देख पाएंगे। इस बात का दुख वीर लखन नायक। तो इतने महान महान सपूतों को भारत माता ने जन्म दिया और ऐसे ही महान सपूतों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए भारत माता को आज़ादी दिलाने में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमारे देश से जुड़ा, हमारी आज़ादी के से जुड़ा। आज हम आज़ाद हैं तो इन्हीं सपूतों के कारण ही आज़ाद हैं। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, और कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। तो ये चैप्टर जो था आपने 3 पार्ट में पढ़ा, राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसको आप, इसका जो ये चैप्टर है, इसको अच्छे से समझने के लिए आप तीनों पार्ट जरूर देखेंगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।